Hello everyone. So today we are going to start a new series of BHIE 142 History of Modern East Asia Japan. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. इस बुक का कवर कुछ ऐसा दिखता है. We have 14 units to cover. Okay, and today we are going to cover our first unit which is the roots of modern Japan. ठीक है, हम लोग आज roots के बारे में जानेंगे of modern Japan. ठीक है, इंट्रोडक्शन. तो ये यूनिट क्या करेगा कि हमें एक एसेंशियल बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगा ताकि हम लोग हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न जापान समझ सके. ये यूनिट लोकेट है जापान के विद इन द ईस्ट एशियन रीजन पे और इंट्रोड्यूस कराता है हम लोगों को सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट एंड गिव अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट टिल 18th सेंचुरी. ठीक है, तो हम लोगों को मोटी मोटी बातें पता चलने वाली हैं कि किस तरह से मॉडर्न जापान का उदय होता है, वहां के ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है. ठीक है, साथ ही जो हमारा फोकस होगा वो ईस्ट एशियन रीजन पे होगा और हम लोगों को एक बॉर्डर लाइन आउटलाइन तो पूरे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का टिल 18th सेंचुरी मिलेगा. ठीक है, ईस्ट एशिया एंड द नेबरहुड. ईस्ट एशिया और उसके पड़ोसी. So Japan, though geographically separated from the Asian mainland, maintained strong maritime connections, especially with Korea via the Straits of Tsushima. देखो, जापान जो है, अगर हम लोग मैप को इमेजिन कर पाए तो हम लोगों को पता है कि अगर ये मेन लैंड है तो जापान जो है वो इधर कहीं पे है. ठीक है, तो ये डायरेक्टली मेन लैंड से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन क्या है कि अपने मैरीटाइम एक्सपेडिशन से, ट्रेड के द्वारा और समुद्र के द्वारा कोरिया से ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है वाया स्पेशली वाया द स्ट्रेट्स ऑफ त्सुशिमा. ठीक है, this allowed the flow of trade, people and ideas while protecting Japan from direct Chinese invasion. देखो कि जापान जो है वो डायरेक्टली मेनलैंड से कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से चाइनीज इन्वेजन से जापान जो है वो बचा हुआ रहता है, डायरेक्ट चाइनीज इन्वेजन से. और ट्रेड, लोगों का, आइडियाज का जो प्रोटेक्शन है वो जापान को मिल पाता है. China's cultural influence was significant as its language, religion and philosophy spread to Japan, Korea and Vietnam, creating shared values but also sparking conflicts over autonomy. ठीक है, तो इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता है कि जो चाइनीज कल्चर है वो नो डाउट इन रीजन्स पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है. लैंग्वेज में ये चीज झलकती है, रिलीजन में, फिलोसफी में ये चीज झलकती है. चाइना का किन के ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है? जापान के ऊपर, कोरिया के ऊपर, वियतनाम के ऊपर. लेकिन हमेशा से ऑटोनॉमी को लेकर के, पावर को लेकर के यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं. मॉडर्न टाइम्स में जापान जो है नेशनलिस्ट क्लेम दैट प्रिजर्व्ड एशियन ट्रेडिशंस. तो जापानीज नेशनलिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि जापान कभी भी कॉलोनाइज नहीं किया गया है, ना वहाँ अंग्रेज आए, ना चाइनीज आए, कोई नहीं आया. इस वजह से जो रियल एशियन एसेंस है वो जापान में अभी भी बरकरार है. ठीक है, जापान द जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, हम लोगों को जापानीज जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है. नाउ क्यों जापानीज एनवायरनमेंट के बारे में, जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि वी ऑल नो कि जापान इज इक्वल टू वॉल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज. सो इट इज important to understand its geographical environment so that we can understand what were the effects on history because of these geographical environments. So now understanding geography is crucial in studying Japan's history. Okay, we all know, हम लोगों को पढ़ना जरूरी है उसके ज्योग्राफी को, क्योंकि इसी की वजह से यहाँ के लोगों की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो शेप हुई हैं. The Japanese archipelago was formed 2 to 5 million years ago due to the collision of 4 tectonic plates, making the region prone to earthquakes and volcanic eruptions. ठीक है, तो जापान का जो मतलब जापान जो बना है वो 2 से 5 मिलियन साल पहले बना है. कैसे बना है? 4 टेक्टोनिक प्लेट्स की कोलिजन से बना है. 4 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराए जिसकी वजह से ये बना है. और इसी वजह से जापान जो है यहाँ पे बहुत भूकंप आता है, ज्वालामुखी बहुत ज्यादा फूटते रहते हैं. These disasters forced the Japanese to develop strategic for anticipation and coping. तो इन्हीं वजह से, इन डिजास्टर्स की वजह से जो जापानीज हैं उन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजीज बिल्डअप की, ऐसे उन्होंने मेथड्स निकाले अपने जीवन को सर्वाइवल देने के लिए जिससे वो इन चीजों से जूझ पाए. ठीक है, ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स जापान वाज कनेक्टेड टू द मेनलैंड. ठीक है, बहुत अलग अलग कालों में, मतलब अलग अलग समयों में जापान जो है वो मेनलैंड से कनेक्टेड था. बेनिफिट फ्रॉम रिच बायोडाइवर्सिटी सच एज 500 varieties of useful trees compared to 250 in North America.
देखो बहुत अलग अलग समय के लिए फॉर डिफरेंट पीरियड्स जापान जो था वो मेनलैंड से कनेक्टेड था, जिसकी वजह से इसकी बायोडाइवर्सिटी रिच थी। लगभग लगभग 500 से ज्यादा यहाँ पे यूजफुल ट्रीज पाए जाते थे। अगर इसको कंपेयर किया जाए नॉर्थ अमेरिका से, तो नॉर्थ अमेरिका में बस 250 वेराइटीज ऑफ यूजफुल ट्रीज मिलते हैं। अबाउट 80% ऑफ जापान इज माउंटेन्स। 80% जापान जो है वो माउंटेन्स है, विद स्टीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब क्योंकि 80% जो जापान का एरिया है वो माउंटेन्स है, और वहां पे क्या सिचुएशन है कि जो फ्लो है वाटर का वो बहुत तेज है, इसकी वजह से जापान को क्या करना पड़ता है, एडवांस वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है, और उन्होंने इसको डेवलप भी किया है। ठीक है। वाइल एग्रीकल्चर वॉज मेनली इन प्लेन्स। एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ मतलब समतल भूमि पे ही होता है। स्वीडन एग्रीकल्चर ऑन हिल साइड्स कॉज्ड इरोजन एंड फ्लडिंग, प्रमोटिंग एफर्ट्स टू मेंटेन फॉरेस्ट कवर विच स्टिल अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ जापान्स लैंड। ठीक है। स्वीडन एग्रीकल्चर एक एग्रीकल्चर का ऐसा तरीका है जो हिल साइड पे होता है, मतलब पहाड़ों पे होता है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मिट्टी है उसका इरोजन हो रहा है, मतलब मिट्टी धसकती जा रही है, मिट्टी कटती जा रही है, और इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, क्योंकि मिट्टी ही जो है वो बाढ़ जैसी चीजों को रोकती है। ठीक है। और लेकिन अभी भी प्रमोट किया जा रहा है कि इस चीज को कम किया जाए और फॉरेस्ट कवर को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। और आज भी जापान का जो 70% हिस्सा है लैंड है वो 70% जो लैंड है वो आज भी जंगल है। Japan's mild winters and hot summers support irrigated rice farming। तो जापान में बहुत थोड़ा गर्म माहौल रहता है और माइल्ड विंटर रहता है, बहुत ज्यादा सर्दियां वहां नहीं पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे राइस फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। क्रूशियल है ये बहुत ज्यादा इतनी लार्ज पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20% कल्टिवेबल लैंड है, मतलब कि पूरा जो भी लैंड है उसके बहुत छोटे से हिस्से पे कल्टिवेशन होता है, और इसी हिस्से से पूरे देश का काम चलाना है। तो राइस का जो कल्टीवेशन है इस पॉपुलेशन को फीड करने में बहुत बड़ा अपना योगदान देता है। वॉल्केनिक सॉइल वाज इम्प्रूव्ड यूजिंग फर्टिलाइजर्स, मेकिंग जापान द लार्जेस्ट यूजर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन मॉडर्न टाइम्स। एडिशनली मैरीटाइम रिसोर्सेज हैव ऑलवेज बीन वाइटल फॉर फूड सिक्योरिटी। देखो वॉल्केनिक, क्योंकि वहां पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, तो वॉल्केनिक सॉइल जो निकलती है वहां से वो उतनी अच्छी नहीं होती है कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए, लेकिन उसको भी जापानीज जो लोग हैं वो लोग केमिकल्स का यूज करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके उसको खेती करने के लायक बनाते हैं। और साथ ही साथ जो मेरीटाइम रिसोर्सेज हैं वो भी जापानीज लोगों के लिए एक वाइटल फूड रहा है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। नाउ अप्रोचेस फॉर स्टडीइंग जापानीज हिस्ट्री। क्या क्या अप्रोचेस हम लोग यूज कर सकते हैं। मॉडर्न जापानीज हिस्ट्री हैज बीन शेप्ड बाय वेस्टर्न जापानीज एंड यूएस स्कॉलर्स, स्पेशली थ्रू द पोस्ट वर्ल्ड वॉर II area studies approach, which treated Japan as exceptional for modernizing while ignoring colonialism, conflicts and Japan's role as colonizer। ठीक है। तो मॉडर्न जो जापान है उसका जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, जापानीज पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, और यूएस स्कॉलर्स ने भी अपना योगदान दिया है जापान की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। स्पेशली ये सब कब होता है, ये सब होता है वर्ल्ड वॉर II के बाद से। ठीक है। तो जापान जो है खुद को विच ट्रीटेड जापान एज एक्सेप्शनल फॉर मॉडर्नाइजिंग। अब इतने सारे सोर्सेज ने जब जापान को पढ़ा तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक्सेप्शनल हो गया मॉडर्नाइजिंग के लिए। ये एक बहुत मतलब कि बहुत डिटेल्ड वर्णन हम लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर इसके बारे में लोगों ने बहुत बात की है ऐसा पता चलेगा। और यहाँ पे एक छोटी सी खामी ये नजर आती है, या कह लो बस बताने की बात है, कि कॉलोनिज्म वाला जो एरिया है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो रहे हैं जापान का, और जापान जो कॉलोनाइजर बनना चाहता था, इन सारे पार्ट्स को इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है। जापानीज कंजर्वेटिव्स रिलाइड ऑन मिथ्स फ्रॉम Nihon Shoki and Kojiki, claiming divine origins and unbroken imperial line, promoting the emperor as a living god and reinforcing national superiority। तो कुछ जो कंजर्वेटिव लोग हैं, मतलब कि जो लोग पुरानी धारणा पे विश्वास रखते हैं, उनका मानना है कि निहोन शोकी और कोजिकी जो है उनके पास डिवाइन पावर्स है, और वो अनब्रोकेबल एक इंपायर लाइन से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये सारे लोग चाहते हैं कि जो एम्परर का राज था जापान में वो वापस से आ जाए। वो लोग एम्परर को मानते हैं कि वो लिविंग गॉड है, मतलब कि एक जिंदा रहने वाला गॉड है, और वो नेशनल सुपीरियोरिटी पे मानते हैं। उनको लगता है कि उनका जो रेस है वो बाकी सारे, मतलब उनका जो नेशन है वो बाकी सारे नेशन से ऊंचा है।
Later scholars challenged these narratives, placing Japan's development within regional and global contexts, including colonial expansion and global trade impact like the Silver Crisis. ठीक है, देखो यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है कि बाद में जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं वो इस चीज को चैलेंज करते हैं कि तुम कह रहे हो कि तुम सबसे सुपीरियर हो, तुम्हारा जो नैरेटिव है सुपीरियोरिटी वाला है, लेकिन हम इसको चैलेंज करते हैं और क्या करते हैं वो सारे लोग कि जापान के जो डेवलपमेंट है उसको रीजनल और ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे रख के देखते हैं, एक तरफ जापान को तोलते हैं, एक तरफ दूसरे किसी चीज को तोलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। इसमें इन्होंने क्या क्या चीजों को शामिल किया है, इन्होंने कॉलोनियल एक्सपेंशन को शामिल किया है, मतलब जो दूसरे नैरेटिव्स को लेकर के जापान को चैलेंज कर रहे हैं उनके इतिहास के बारे में, तो वो लोग इसमें ऐड करते हैं कॉलोनियल एक्सपेंशन को, ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट को और एक सिल्वर क्राइसिस को भी वो लोग ऐड करते हैं। कल्चरली जापान अडॉप्टेड चाइनीज राइटिंग बट क्रिएटेड इट्स ओन अल्फाबेट्स, कंजी, हिरागाना, कटकन्ना। तो कल्चरली क्या है कि जापान ने चाइनीज राइटिंग को ही कॉपी किया है, अडॉप्ट किया है, लेकिन इन्होंने अपना कुछ अल्फाबेट्स बनाया है, जैसे कि कंजी, हिरागन्ना, देन कटकन्ना, इस तरह के अल्फाबेट्स इसने खुद से बनाए हैं। स्प्रेडिंग हाई कल्चर टू कॉमन पीपल थ्रू एक्सेसिबल टेक्स्ट्स लाइक बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड पेजेंट पेटिशंस। और इन्हीं राइटिंग्स में उन्होंने हाई कल्चर को कॉमन पीपल तक पहुंचाया है एक्सेसिबल टेक्स्ट के द्वारा, जिसमें क्या क्या उन्होंने स्प्रेड किया है, उन्होंने पेजेंट पेटिशन और बुद्धिस्ट टीचिंग्स को स्प्रेड किया है। Periodization in Japan's history. तो ट्रेडिशनल जापानीज हिस्ट्री इज ऑफन डिवाइडेड बाय पॉलिटिकल डायनेस्टीज। तो जो जापान का जो ट्रेडिशनल डायनेस्टी है उसको, ट्रेडिशनल हिस्ट्री है उसको अलग अलग डायनेस्टीज में डिवाइड किया गया है। बिगिनिंग विथ द हियान पीरियड से स्टार्ट करते हुए ये कितने दिन तक चला, 794 से लेकर के 1180 तक चला, सीन एज अ पीक ऑफ इंपीरियल कल्चर। ठीक है, और यहाँ पे इंपीरियल कल्चर बहुत ही ज्यादा चरम पे था, फल फूल रहा था। दिस वॉज फॉलोड बाय वॉरियर रूल बाकुफू। इसके बाद क्या आते हैं, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला है हियान, देन आता है बाकुफू, उसके बाद फिर आता है कामाकारू यहाँ पे आ गया, HBK याद रखना। ठीक है, तो इसका जो टाइमलाइन है ये खींच करके जाता है 1333 तक। अब ब्रीफ केमू रिस्टोरेशन, कुछ थोड़े समय के लिए केमू रिस्टोरेशन भी होता है, एंड देन अशिकागा मुरोमाची बाकुफू, जो कि चलता है 1573 तक। ठीक है, उसके बाद फिर 1573 से लेकर के 1603 तक पावरफुल दामियो लॉर्ड्स रहते हैं, लाइक ओदा नोबुनागा, तोत्योमी हेदियोशी, तोकुगावा एयाशु। ठीक है, रोज लीडिंग टू द तोकुगावा पीरियड। ठीक, एक सेकेंड, थोड़ा सा पॉज लेकर के समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में आ सकता है, नहीं भी आता है, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए इन चीजों को मेंशन करो ताकि तुम्हें अच्छे नंबर मिले। हियान पीरियड, सबसे पहले तुम इतना समझ लो कि तुमको अपना जो हिस्ट्री लिखना शुरू करना है जापान के बारे में, वो तुम यहाँ पे बता रहे हो 1794 से बता रहे हो, और यहाँ पे क्योंकि इस बुक में, इस चैप्टर में हम लोग 18th सेंचुरी तक की ही बात करते हैं, ठीक है, 19th सेंचुरी अप्रॉक्स, तो हम लोग यहाँ पे 1868 तक जाते हैं। 794 से शुरू करके हम लोग कहाँ तक इसको लेकर के जाएंगे, 1869 तक लेकर के जाएंगे। इसके बीच में कौन कौन से लोग आते हैं, इसके बीच में सबसे पहले आता है हियान, उसके बाद फिर हम लोगों को देखने को मिलेगा बाकुफू। ठीक है, बाकुफू, उसके बाद फिर मिलेगा कामाकारू, उसके बाद फिर हम लोग चाहें तो इस कीमू रिस्टोरेशन को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे अशिकागा या फिर मुरोमाची के पास। ठीक है, मुरोमाची के पास आ गए। उसके बाद फिर हम लोगों को देखने को मिलता है दामियो लॉर्ड्स का रूल देखने को मिलेगा। फिर अंततः हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि ये तोकुगावा पीरियड है, पावरफुल दामियो लॉर्ड्स लाइक ओदा वगैरह 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 लीडिंग टू तोकुगावा पीरियड। ठीक है, तो दामियो लॉर्ड्स जो थे यही तोकुगावा पीरियड के लॉर्ड्स हुआ करते थे। तो 1 2 3 4 5 नाम याद रखना ताकि लिख सको, अच्छे नंबर आ सके। द मॉडर्न एरा बिगेन इन 1868 विद जापान्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मॉडर्न नेशन स्टेट। ठीक, मॉडर्न एरा जो है वो 1868 में स्टार्ट होता है, जहां से जापान जो है वो एक मॉडर्न नेशन स्टेट बनने लगता है। दो रिफाइंड दिस पॉलिटिकल पीरियडाइजेशन स्टिल डोमिनेट्स। इसको बहुत रिफाइन करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ डोमिनेशन है, मतलब कुछ खामियां हैं, कुछ लोगों का अलग मत है। ठीक,
नाउ हिस्टोरियंस क्रोना टॉटमैन कहते हैं कि इकोलॉजिकल अप्रोच जो है डिवाइड करना हिस्ट्री को इनटू 3 स्टेजेस वो सही है। मतलब कि वो बेसिकली जापान की हिस्ट्री को 3 स्टेजेस में डिवाइड करके देते हैं। फुराजर स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक जगह रह रहे हैं, खा पी लिया, फिर दूसरी जगह चले गए, ठीक है, आदि मानव वाला चीज। तो विथ जोमोन एंड याकोई कल्चर लिविंग ऑफ नेचर, मतलब कि जोमान और याकोई कल्चर के साथ ये लोग नेचर के साथ रहा करते थे। फिर एग्रीकल्चर का स्टेट आता है जहां पे डेवलप किया जाता है कोफून और हियान पीरियड का, मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को कोफून और हियान पीरियड का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और उसके बाद इंटेंसिफाइंग बाय कामाकुरा और तोकुगावा एराज, और ये एग्रीकल्चर जो है ये कामाकुरा और तोकुगावा के एरा में बहुत बढ़ जाता है। और इंडस्ट्रियल स्टेज जो है वो आता है जापान में, बिगन यूजिंग स्टोर्ड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल्स लीडिंग टू एनवायरमेंटल डिप्लीशन। और इसके बाद, इन सब के बाद, फॉराजर्स के बाद, एग्रीकल्चरल स्टेज के बाद, ये इंडस्ट्रियल स्टेज पे आता है जहां पे एनवायरमेंटल डिप्लीशन हम लोगों को जापान में देखने को मिलता है। इसका भी टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। ठीक, ये बिफोर क्राइस्ट चलता है, फिर ये सेंचुरी में आ जाता है, उसके बाद फिर ये 1890 में आता है। टॉटमैन्स फ्रेमवर्क हाईलाइट्स जापान चेंजिंग रिलेशनशिप विथ नेचर बियॉन्ड जस्ट पॉलिटिकल शिफ्ट। तो अभी जो हम लोगों ने बात किया इसका, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने पॉलिटिकल शिफ्ट की ज्यादातर मोटी मोटी बातें की है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को जो टॉटमैन बताते हैं ये नेचुरल तरीके से बताते हैं कि पहले इंसान आदि मानव की तरह रहता था, फिर इसने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। नाउ द कल्चर ऑफ हियान पीरियड का क्या कल्चर रहा है? तो हियान सिविलाइजेशन वाज एन एरिस्टोक्रेटिक कल्चर। तो ये जो सिविलाइजेशन था एरिस्टोक्रेटिक कल्चर था, मतलब लॉर्ड सिस्टम, किंग सिस्टम यहाँ पे होगा। नाउ डेवलप्ड बाय अ फ्यू थाउजेंड कोर्टियर्स हु प्रोड्यूस्ड अ रिफाइंड एस्थेटिक ट्रेडिशन ड्यूरिंग द 10th एंड 11th सेंचुरी। ये प्रोड्यूस किया गया था कुछ हजार लोगों के द्वारा जो कि रिफाइंड और एस्थेटिक ट्रेडिशंस को फॉलो करने लगे थे 10th और 11th सेंचुरी के बीच में। डिस्पाइट इट्स cultural richness, daily life was simple and austere. Austere. Simple and austere with a basic diet of rice and vegetable, limited meat and ox cart as transport। ठीक है, तो रिफाइनमेंट आ चुकी थी, कल्चरल रिचनेस हो चुका था, लेकिन फिर भी जो डेली का समय था वो सीधा साधा था। ये लोग मस्त अपनी चावल सब्जी खाते थे, थोड़ा बहुत मीट खाते थे और गधों को लेकर के ट्रैवल किया करते थे, ट्रांसपोर्टेशन गधों के द्वारा होता था। टी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम चाइना इन द 9th century was initially used only as medicine। तो टी जब इंट्रोड्यूस होती है चाइना से जापान में 9th सेंचुरी में, तो बस इसको मेडिसिन की तरह यूज किया जाता था। बुद्धिज्म बिकेम द स्टेट रिलीजन, बुद्धिज्म जो है वो स्टेट का रिलीजन बन जाता है। अब्सॉर्बिंग रीडिफाइनिंग शिंटो एज अ सेट ऑफ पॉपुलर रिलीजियस प्रैक्टिस। बुद्धिज्म को थोड़ा सा रीडिफाइन किया जाता है शिंटो की तरह से, और यहाँ पे ये बहुत पॉपुलर रिलीजियस प्रैक्टिस बन जाता है। सिंतो देतीस कामी वर लिंक्ड टू बुद्धिस्ट फिगर्स। तो ये जो सिंतो देतीस थे, मतलब कि जो सिंतो भगवान हुआ करते थे, वो बुद्धिस्ट फिगर्स से लिंक हुआ करते थे। मेजर बुद्धिस्ट सेक्ट्स लाइक तेंदाई फाउंडेड बाय शाइचो, शिनगोन फाउंडेड बाय कुकगई gained prominence among the aristocracy। तो ये सारे जो रिलीजन है या फिर ये सारे जो सेक्ट्स हैं एक रिलीजन के, ये ज्यादातर एरिस्टोक्रेट लोग फॉलो किया करते थे। These sects combined meditation, work, faith to achieve enlightenment। ये जो सेक्ट थे ये क्या करते थे कि ये काम करते थे, मेडिटेशन करते थे और भगवान पे भरोसा करते थे, क्या पाने के लिए? इनलाइटमेंट, मोक्ष, ज्ञान पाने के लिए ऐसा किया करते थे। बाय द 13th सेंचुरी के आते आते तक में बुद्धिज्म जो है वो स्प्रेड हो जाता है और कॉमन लोगों तक पहुंच जाता है, विथ न्यू मूवमेंट्स लाइक ज़ेन, जूडो, निचिरेन इमर्जिंग। और साथ ही साथ ये सारे जो नए मूवमेंट्स हैं ये भी इमर्ज होने लगते हैं। मोनेस्ट्रीज बिकम पावरफुल सेंटर्स, समटाइम्स क्लैशिंग विद पॉलिटिकल रूलर्स। तो मोनेस्ट्रीज जो है वो जो बुद्धिस्ट मोनेटरीज हैं वो पावरफुल सेंटर्स बन जाती हैं और कभी कभी इनका पॉलिटिकल रूलर्स के साथ क्लैश भी देखने को मिलता है। जापान्स ट्रिब्यूट एंड ट्रेड विद China stopped after 800, and in 1274 and 1281 Mongol invasions led by Kublai Khan।
जापान का जो ट्रिब्यूट और ट्रेड है, मतलब कि ट्रिब्यूट मतलब कि अपने थोड़ा सा पावरफुल लीडर को कुछ गिफ्ट्स देना, उस तरह की चीजें जो हैं ये स्टॉप हो जाती हैं कब 800 के आसपास, 800 साल के आसपास। और यहाँ पे हम लोगों को एक और चीज देखने को मिलती है कि 1274 से 1281 के बीच में मंगोल इन्वेजन होते हैं बाय कुबलई खान, जो कि रिपेल कर दिया जाता है। दिस द सेकेंड इन्वेजन वाज डिफीटेड पार्टली ड्यू टू द टाइफून काइमकेस द डिवाइन वाइंड which became a powerful natural myth of divine protection। ठीक है, तो जो सेकेंड बार जो जापानीज हैं वो कुबलाई खान या फिर मंगोल इन्वेजन को हराते हैं, उसमें सबसे ज्यादा हाथ होता है एक टाइफून का, जिसको वो लोग डिवाइन विंड या फिर कामी केज कहते हैं। और उसके बाद से ये एक नेशनल मिथ हो जाता है कि जापान के पास एक डिवाइन प्रोटेक्शन है। दिस आइडिया resurfaced in World War II when suicide pilots kamikaze were trained to crash into enemy targets, echoing the myth of divine wind। तो ये सारी जो चीजें हैं कि हम लोगों के पास डिवाइन विंड है, हम लोगों के पास डिवाइन पावर है, ये फिर से रिसर्फेस करने लगती हैं कब? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जब सुसाइड पायलट्स हुआ करते थे कामिकेजे क्या करते थे कि वो जाकर के एनिमी के टारगेट पे खुद को क्रैश करा लेते थे कि वो लोग भी मर जाएंगे और मैं भी मर जाऊंगा। और वो लोग उस टाइम पे आवाज निकालते थे कि मतलब कि उन लोग बिलीव करते थे तो डिवाइन विंड पे। कंपीटिंग पावर्स, एम्परर, रिलीजियस ग्रुप्स एंड वॉरियर्स। तो यहाँ पे 3 कंपीटिंग पावर्स हैं, एक तो राजा है, दूसरा जो धार्मिक ग्रुप है वो है, और जो क्षत्रिय हैं यानी कि जो लड़ाई करते हैं, वॉर्स पे जाते हैं, वो लोग हैं। तो 12th सेंचुरी के आते आते तक जो इंपीरियल स्टेट है वो अपना पावर लॉस कर देता है एज इट गारंटेड लैंड and tax right to nobles and Buddhist monasteries who raised private armies and collected taxes। तो imperial power जो है अपना बहुत बड़ा जो strong hold है कि taxes collect करने हैं, वो कुछ nobles को दे देता है और Buddhist monasteries को ये power दे देता है, जिसकी वजह से जो Buddhist monasteries हैं, nobles हैं, वो खुद की प्राइवेट आर्मीज को बना लेती हैं और वही लोग जाकर के टैक्स कलेक्ट करते हैं। 1200 ईस्वी आते आते तक over half of the imperial lands became Shuan, reducing state control। तो जो भी लैंड ग्रांट है वो जो इंपीरियल पावर के पास, वो आधा से भी कम हो जाता है। मतलब कि जो ये सारे बिखर जाते हैं, नोबल्स और मोनेस्ट्रीज के पास चले जाते हैं। समुराई बैंड्स जो है वो इमर्ज करने लग जाते हैं 1150s में, और उसके लॉयल टू क्लैन लीडर्स मार्किंग द रेज ऑफ मिलिट्री पावर। और ये जो समुराई बैंड्स होते थे ये सिर्फ और सिर्फ अपने क्लैन के लीडर के लिए ही लॉयल होते थे। ठीक, नाउ मीनामोटो योरिटोमो became the dominant leader, establishing the Kamakura Bakufu military government in the Kanto region। He received the title of Shei Tai Shogun from the emperor, formalizing warrior rule। तो जो emperor थे वो क्या करते हैं कि इन कामाकुरा बाकुफू को, मिलिट्री गवर्नमेंट जो थी, इनको थोड़ा सा सम्मान देने के लिए इनको फॉर्मलाइज कर देते हैं और वॉरियर रूल के हिसाब से इनको टाइटल देते हैं। किस चीज का? साई ताई शोगुन का। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर, कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से, जैसे कि एक स्कॉलर है कोरुडा तोशियो, इनके हिसाब से 11 से लेकर के 15th सेंचुरी के बीच में जो पावर थी वो शेयर की जाती है नोबल्स, जिनको क्यूगे, वॉरियर्स, बुके और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जीशा, क्रिएटिंग एन इंटरडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम रादर देन अ सिंपल शिफ्ट फ्रॉम इंपीरियल टू मिलिट्री रूल। मतलब कि ये तीनों ही कुगे, बुके और जीशा जो है ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, रादर देन कि ये किसी एक का ही स्वायत्त अधिकार हो। तो डायरेक्टली पूरा का पूरा इंपीरियल से मिलिट्री में शिफ्ट नहीं होता है, सब मिलजुल करके काम कर रहे होते हैं। द आशिकागा क्या है कि ये लोग जब सत्ता में रहते हैं तो ये भले ही बाकुफू को फॉलो करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल पावर होती है वो जो रीजनल दामियों हैं उनके पास होती है, जो कि क्या करते हैं, कंट्रोल के लिए लड़ाई करते हैं एक पीरियड में जिसको कहा जाता है गेकोजू। ठीक है, दोज बिलो टॉपलिंग दोज अबव। The Sengoku Daimyo warrior state lords consolidated local domains, laying the groundwork for Japan's eventual unification। तो ये जो सेनगोकू हैं ये क्या करते हैं कि ये लोकल्स को आपस में मिलाते हैं और अल्टीमेटली जापान को यूनिफाई करते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं जैसे कि तेंदाई, शिनगॉन और मेजर टेम्पल्स नारा में हेल्ड करते हैं बोथ रिलीजियस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। मतलब इनके पास पॉलिटिकल और रिलीजियस इन्फ्लुएंस दोनों ही था। ज़ेन बुद्धिज्म गेन्ड पॉपुलैरिटी अमंग वॉरियर्स एंड आर्टिस्ट। तो ज़ेन बुद्धिज्म जो है वो
वॉरियर्स के आसपास और आर्टिस्ट के आसपास अपना पॉपुलैरिटी गेन करता है। एम्फसाइजिंग मेडिटेशन एंड डिसिप्लिन, इसमें क्या सिखाया जा रहा था, इसमें मेडिटेशन और डिसिप्लिन सिखाई जा रही थी। जेन मॉन्क्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रेड में, जो कि चाइना के साथ हुआ करता था, विच रिज्यूम्ड इन 1300s एंड 1400s थ्रू ट्रिब्यूट मिशंस। तो ट्रिब्यूट मिशंस के तौर पे या उनके जरिए फिर से चाइना के साथ ट्रेड स्टार्ट हो जाता है। दिस पीरियड मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम इंपीरियल लेजिटिमेसी टू मिलिट्री रूल। इसी पीरियड के दौरान में जो इंपीरियल लेजिटिमेसी है, मतलब कि रॉयल्टी से चीजें मिलिट्री की ओर शिफ्ट होती हैं, जहां पे जो लोकल पावर है, रिलीजियस पॉलिटिकल इंटरोगेशन है और जो इकोनॉमिक कंसोलिडेशन है बाय दामियोस एंड वॉरियर लीडर्स। और इसी समय पे लोकल पावर का, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, मतलब इन्हीं सारी चीजों का लोकलाइजेशन होता है, लोकल लोग आपस में जुड़ते हैं। द राइज ऑफ दाइम्यो ओदा नोबुनागा। ठीक है, तो हम लोग दाइम्यो के रेस के बारे में देखेंगे। फ्रॉम द लेट 15th सेंचुरी, आखिर के कुछ 15वीं शताब्दी में जापान एक्सपीरियंस करता है लगातार का लड़ाई झगड़ा, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, मतलब कि पॉलिटिक्स इसकी टूट रही थी। तो इंपीरियल हाउस जो है वो साइडलाइन हो जाता है और जो समुराय है वो रीट्रेनर्स, मॉनेस्ट्रीज एंड पेजेंट रिलीजियस ग्रुप्स competed for powers। मतलब कि जो रॉयल हाउस है वो साइडलाइन हो जाता है और वॉरियर्स, मॉनेस्ट्रीज और लोकल लोग आपस में पावर के लिए लड़ाई करते हैं। The Iko-Iki religious solidarties based on Amida Buddhism led major uprising in Ikizen and Kaga challenging samurai rule। तो Iko-Iki जो कि रिलीजियस सॉलिडेटरी है ऑन अमीदा बुद्धिज्म, ये क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा मेजर अपराइजिंग करते हैं, अगेंस्ट में काम करते हैं किनके, इची जेन और कागा के, और चैलेंज करते हैं समुराय रूल को। डिस्पाइट पॉलिटिकल एनार्की द इकोनॉमी एंड इंस्टीट्यूशंस एडवांस्ड। देखो सब कुछ अस्थिर था, फिर भी आर्थिक स्थिति सुधरती है और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एडवांस होने लगते हैं। 3 लीडर्स यूनिफाइड जापान। ये 3 लीडर्स जो हैं इन्होंने जापान को अलग अलग समय पे यूनिफाई किया है। ओदा नाबुनागा ने 1543 से लेकर के 1582 में यूनिफाई किया। तो तोमी हिडेयोशी ने 1537 से लेकर के 1598 में यूनिफाई किया। तोकुगावा येयाशु ने 1543 से लेकर के 1616 में जापान को यूनिफाई किया। इन 1568 नाबुनागा फोर्स करते हैं एम्परर को रिकॉग्नाइज करने के लिए किस चीज को, आशिकागा योशिकी एज शोगन, बट लेटर रिमूव्ड हिम, कंसोलिडेटिंग पावर विदाउट टेकिंग द टाइटल ऑफ शोगुन। In 1968, Nobunaga forced the emperor to recognize Ashikaga Yoshiki as shogun, but later removed him, consolidating power without taking the title of shogun. Okay? तो होता क्या है कि 1568 में जो नोबुनागा है वो एम्परर को फोर्स करते हैं कि वो आशिकागा को शोगुन बना दे, लेकिन बाद में ये सब कुछ भी नहीं होता है। जो नाबुनागा है वो विदाउट एनी टाइटल के पावर में रहते हैं। अब नाबुनागा जो क्या है वो क्या करते हैं कि डिस्ट्रॉयड द तेंदाई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एट एम्प्टी हेआई 1571, किलिंग ओवर 3000 monks एंड एंडिंग देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो नाबुनागा क्या करते हैं, एक मॉनेस्ट्री पे अटैक करवाते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करवा देते हैं, और 1571 में ये सब कुछ होता है, जहां पे वे 3000 से ज्यादा मॉन्क्स को मार देते हैं और उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को खत्म कर देते हैं। defeated the Iko-Giki of Zodo Shinshu Buddhism, crushing religious uprising। और क्या करते हैं कि इसके अलावा जो जोडो शिंशु बुद्धिज्म के जो अपराइजिंग थे उसको भी दबा देते हैं। एक कैसल बनवाते हैं ये, जिसका नाम था अजूची, सिंबलाइज करता है ये उनकी पावर को। इंट्रोड्यूस करते हैं ये नए टैक्स रिफॉर्म्स को, लैंड टैक्स रिफॉर्म्स को, और इसके बाद वो क्या करते हैं, डिसआर्म द पेजेंट्री, मतलब कि जो पेजेंट्री है, जो पेजेंट क्लास के लोग हैं, उनके पास हथियारों को हटवा देते हैं, टू एंड द मिलिट्रिलाइजेशन ऑफ फार्मर्स। मतलब कि जो फार्मर है अगर उनके पास हथियार रहेंगे तो वो कभी भी मिलिट्री अपराइजिंग का रूप ले सकता है। तो इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए वो क्या करते हैं, वो डिसआर्म द पेजेंट्री का एक रूल निकालते हैं और सारे पेजेंट से उनके हथियार ले लेते हैं।
रीलोकेट करते हैं समुराई कासल को इन टाउन्स और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स एंड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। और यहीं से अर्बन मतलब कि शहरों की शुरुआत होती है, शहरों के सेंटर्स की शुरुआत होती है और पावर एक जगह एकत्रित हो जाती है। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स टू प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब कि वेट्स और मेजर्स को प्रमोट किया जाता है कि अगर ये 1 kg इस स्टेट में है तो ये दूसरी स्टेट में भी वही 1 kg ही होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। नोबुनागा जो है ये कंट्रोल करते हैं 1/3 ऑफ जापान एट हिज डेथ। जब उनकी मौत होती है तो उनके पास 1/3 जापान था। सेटिंग द स्टेज फॉर जापान्स यूनिफिकेशन एंड सेंट्रलाइज्ड रूल। यहीं से एक स्टेज सेट होता है जहां से हम लोगों को पता चलता है कि जापान को सेंट्रलाइज्ड और यूनिफाइड होने की शुरुआत हो चुकी थी। हाइडेयोशी a commoner who became ruler of जापान। तो ये जो हाइडोशी हैं एक कॉमनर थे और ये अल्टीमेटली रूलर बनते हैं जापान के। तो नोबुनागा का असैसिनेशन होता है 1582 में तोयोतोमी हिडेयोशी के द्वारा, जो कि पावर में राइज करते हैं, यूनिफाई करते हैं जापान को। कैसे डिफीट करते हैं ये राइवल दामियों को 1590 से। तो ये हाइडोशी जो है ये बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने नोबुनागा का असैसिनेशन कर दिया, उसके बाद फिर ये पावर में आते हैं और उसके बाद फिर ये अपने राइवल को डिफीट करते हैं और ये सब कुछ ये करते हैं 1590 तक। ठीक है, 8 सालों के लगभग में ये सारी चीजें ये करते हैं। डिस्पाइट उनका जो ओरिजिन था वो हम्बल था, ही बिकेम regent in 1585 to gain formal legitimacy। उनका स्टार्टिंग में उदय ऐसा नहीं था कि उनको रॉयल ही बनना है, लेकिन अल्टीमेटली वो कामपाकू मतलब कि रीजेंट बनते हैं ताकि उनको फॉर्मल पावर मिल सके। हाइडेयोशी जो है वो कंसोलिडेट करते हैं नोबुनागा के रिफॉर्म को एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द तोकुगावा सिस्टम। नोबुनागा के जो भी रिफॉर्म्स थे उनको हिदेयोशी कंटिन्यू रखते हैं और इसके अलावा तोकुगावा के लिए एक बेस रेडी करते हैं जिसपे तोकुगावा आगे आने वाले समय में काम करेंगे। तो 1588 में क्या होता है कि ही कंडक्टेड अ स्वॉर्ड हंट डिसार्मिंग द पेजेंट्री एंड रिजर्विंग स्वॉर्ड्स ओनली फॉर द समुराई क्लास, क्लियरली सेपरेटिंग फार्मर्स फ्रॉम सोल्जर्स। तो ये क्या करते हैं कि ये भी नोबुनागा की तरह ही एक स्वॉर्ड हंट चलाते हैं और यहाँ पे ये जो कंटिन्यूएशन था कि फार्मर्स के पास हथियार नहीं होने चाहिए, उस चीज को कंटिन्यू रखते हैं और समुराइज को ही सिर्फ हक देते हैं कि वो ही सिर्फ और सिर्फ तलवार रख सकते हैं, किसी भी तरह के हथियार रख सकते हैं। 1590s में क्या होता है कि ही कैरीड आउट अ लैंड सर्वे, एक लैंड सर्वे करते हैं रिकॉर्डिंग लैंड ओनरशिप अंडर फ्री कल्टिवेटर्स व्हाइल द दामियो रिटेन्ड प्रॉपर्टी प्रोप्रायरिटी राइट्स। टैक्सेस वर बेस्ड ऑन विलेज प्रोडक्टिविटी गिविंग द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज एंड प्लानिंग। मतलब कि सिंपली ये एक लैंड सर्वे करते हैं जिसमें टैक्सेस जो है किस तरह से कलेक्ट किए जाते हैं उसके बारे में हम लोगों को पता चलता है। तो टैक्सेस किसी भी गांव में कितनी जमीन है उसके हिसाब से नहीं, उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से लिए जाते थे। हिदेयोशी जो है ऑल्सो pursued military expansion attempting to invade Korea in 1592 aiming the world conquest including China and India। तो हिदेयोशी क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि वो एक मिलिट्री एक्सपेडिशन पे निकलेंगे और वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर लेंगे। इसकी शुरुआत वो करते हैं कोरिया को इन्वेड करने से 1592 और इनका मन था कि चाइना और इंडिया जैसे बड़े नेशंस को भी हथिया ले। However, the campaign failed due to Korean and Chinese resistance and neglect ऑफ नेवल वॉर। तो इनका जो कॉन्क्वेस्ट था वो फेल हो जाता है क्योंकि जो चाइनीज और कोरियन रेजिस्टेंस था वो स्ट्रांग था और जो हिडेयोशी थे इनका नेग्लिजेंस था ओवर नेवल पावर, ये नेवल पावर को इग्नोर करते हैं। One unintended outcome of Korean invasion was the import of Korean artisans, especially potters, who contributed to development of Kyushu as a ceramic production hub। तो एक तो कोरियन इन्वेजन में उन लोगों को हार मिलती है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ जो आर्टिशंस हैं, कुछ जो कलाकार हैं वो क्या करते हैं कि वो कोरिया से जापान में आते हैं और यही जो आर्टिशंस है आगे चल करके सेरामिक प्रोडक्शन में ये कुयूशु करके एक जगह है जापान में जिसको इसका सेरामिक हब बनाते हैं, सेरामिक प्रोडक्शन का हब बनाते हैं।
इमरजेंस ऑफ तोकुगावा पावर, तोकुगावा के पावर की इमरजेंस होती है जब हाइडेयोशी मर जाता है, तो तोकुगावा जो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट दामियो के रूप में उभर के आता है। ये होल्ड करता है ट्वाइस एज लार्ज एज एनी अदर दामियो, मतलब कि इसके पास जो भी धन दौलत थी ये बाकी सारे दामियों से ज्यादा थी। had been powerful in eastern Japan since the time of Nobunaga, and his relation with he had seen, so both realized that confirmation was not advisable. कहने का मतलब ये है कि जो तोकुगावा है वो एक बहुत पावरफुल फिगर रहा है, कहाँ पे, ईस्टर्न जापान में, सिंस द टाइम ऑफ नाबुनागा। नाबुनागा के टाइम से ही तोकुगावा एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर रहा है ईस्टर्न जापान में, और उसके जो रिलेशंस रहे हिडेयोशी के साथ उसको कहा जा सकता है कि सी शॉर्ट, बट बोथ रियलाइज दैट कॉन्फ्रंटेशन वाज नॉट एडवाइजेबल, मतलब कि दोनों की पटती नहीं थी, लेकिन दोनों को इतना अंदाजा था कि अगर हम लोग दोनों एक दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाएंगे तो दोनों ही जाएंगे। ठीक है, तो आफ्टर ये क्या करते हैं तोकुगावा ईएशु कि आफ्टर हिडेयोशी डेथ, जब हिडेयोशी मर जाता है, तो established his supremacy by forming an alliance with other daimyos, and they defeated their rivals on 20th October 1600 on the field of शाइकेगारा। तो शाइकेगारा के फील्ड पे ये क्या करते हैं कि अलग अलग दामियोस के साथ मिल करके ये हिडेयोशी के सपोर्टर्स को हरा देते हैं और दूसरे राइवल्स को भी खत्म कर देते हैं। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस अलायंस तोकुगावा ईएशु was appointed shogun in 1603 and his authority as the leader was confirmed. इसके बाद वो एक अथॉरिटी होल्ड करने लग जाते हैं और उनको शोगुन की तरह अपॉइंट किया जाता है। कब अपॉइंट किया जाता है? 1603 में अपॉइंट किया जाता है। तोकुगावा को ग्लोरीफाई किया जाता है उनके बाद के अकाउंट्स में, उनके जो सक्सेसर रहे हैं वो लार्जली उनको देखते हैं, मतलब उनको लुक अप टू करते हैं कि उनकी तरह बनना है, बट ही डिड प्ले अ मेजर रोल इन लाइंग द बेसिस ऑफ तोकुगावा रूल। ठीक है, सॉरी, ओवरलुक कर देते हैं। ओवरलुक कर देने का मतलब हुआ कि उनको निग्लेक्ट कर देते हैं, उन लुक अप टू नहीं करते, उनको निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन तोकुगावा जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है तोकुगावा के पूरे रूल को एस्टैब्लिश करने में। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। मैं क्वेश्चन आंसर्स को डील नहीं करूंगी, एज यूजुअल आई हैव डिस्कस्ड द चैप्टर, सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द स्लाइड्स फॉर 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वट एवर सूट्स यू। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इस तरह की समरी आपके सामने प्रेजेंट करूं, feel free to comment down below and please provide me any instructions about my improvement कि मैं इस तरह से improve कर सकती हूँ, तो please feel free to comment down below and advise me so that I can improve myself. So bye bye, all the best for all of your examinations. And one more thing, BA history से related आपको जितने भी subjects आपने 3 साल में पढ़ने हैं वो सारे के आपको playlists available मिलेंगे। आप एक बार channel में जरूर search करना, आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी, especially in English। हिंदी में मेरा उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, तो मैं हिंदी में कंटेंट्स डिलीवर नहीं करती हूँ, सो इंग्लिश के लिए इट्स गुड टू गो। ओके, हिंदी वाले भी देख सकते हैं अगर उनको बस चैप्टर समझना है, तो अगर बेसिक थोड़ी बहुत इंग्लिश चल जाती है तो गुड टू गो। आप चाहो तो इसको समझने के लिए देख सकते हो चैप्टर समरी के तौर पे। ठीक है, सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जामिनेशंस।